हेलो एंड वेलकम टू PYQpedia। हम लोग सीसेट के क्वेश्चन मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के सॉल्व कर रहे हैं। 2013 से 2020 तक के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं सीसेट 2021 के जो मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे वो हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास में है वो क्या है, इफ़ 3 to the power 2019 इज डिवाइडेड बाई 10 देन व्हाट इज़ द रिमाइंडर। हम पिछले क्लास में बात किए थे कि कोई नंबर हो अगर उसको 10 से डिवाइड करनी है, ठीक है ना, तो जो रिमाइंडर होगा वो लास्ट डिजिट होगा। ठीक है, लास्ट डिजिट मतलब यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगा। और अगर 100 से था, 100 से होगा तो क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट जो होगा वो ही रिमाइंडर होगा। ठीक है ना। अब क्या है, ये 10 से डिवाइड कर रहा है। अब हमें क्या करना है, 3 to the power 2019 करने पे लास्ट डिजिट क्या आएगा। अच्छा, अगर अब हम 3 to the power 1 करते हैं तो 3 आएगा, 3 to the power 2 करेंगे तो 9 आएगा, 3 की पावर 3 करेंगे तो 27 आएगा, लास्ट डिजिट क्या आएगा 7, 3 की पावर 4 करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगा 1। अगेन 3 to the power 5 करेंगे तो फिर क्या आएगा 3, है ना, लास्ट डिजिट, और ये 9 आएगा लास्ट डिजिट, और लास्ट डिजिट 7 कब आएगा 3 to the power 7 पे, और 3 to the power 8 पे फिर से लास्ट 1 में। इसका क्या मतलब हुआ कि पावर अगर 4 के मल्टीपल में होगा तो लास्ट डिजिट 1 होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको क्या करें, 504 इंटू 4, ठीक है, इंटू 3 के पावर 3, ये हो गया 3 to the power 2016 और 3 के पावर 3। ठीक है, तो 2016 इसकी लास्ट डिजिट हो जाएगी 1 इंटू इसकी लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी 7, 27 होगा तो लास्ट डिजिट 7, तो क्या हो जाएगा लास्ट डिजिट 7, तो 10 से डिवाइड करने पे क्या आएगा आंसर 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक नंबर दिया हुआ है और बता रहा है कि ये 7 से डिविजिबल है, तो इस पे ये p क्या होगा ना। इसमें नॉर्मल डिवीजन करके आप देख लो, 7 5 जा 35, 29 बचा, ठीक है, 7 4 जा 28, फिर कितना बचा 18, तो 7 2 जा 14, ठीक है, फिर 41, तो 7 5 जा 35, फिर 61 बचा, तो 7 8 जा 56, 5 बच रहे हैं, है ना, 6 बचा 65 हो गया, तो 7 9 जा 63, 2 बच रहे हैं हमारे। ठीक है, और फिर p है, तो अब इसमें क्या रख सकते हैं, कौन सा नंबर रखेंगे ये देखना है हम लोगों को। तो अब इसमें क्या है कि हम लोग सारे नंबर रख के देख सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हम पहले 1 रखते हैं, तो अगर यहाँ पे 1 होगा तो क्या हो जाएगा 7 3 जा 21, अगर p की जगह पे 1 होगा तो 7 3 जा 21 हो जाएगा, फिर क्या बचेगा 0, और 7 5 जा 35, और 7 1 जा 7, रिमाइंडर 2 बच जा रहा है। ठीक है, 9 है तो 2 बच जा रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि 1 तो होगा नहीं p की जगह पे। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग यहाँ पे 6 रख लेते हैं। अगर यहाँ पे p की जगह पे 6 होगा तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो 7 2 जा 14, फिर 23, तो 7 3 जा 21, ठीक है, फिर 26 है तो 7 3 जा 21, और फिर क्या हो जाएगा 59, तो 6 पे भी नहीं होगा क्या, 7 5 जा, ऐसा कर लेते हैं हम लोग 3 7 9 8 1 2 5 p 3 6 9, तो 7 5 जा 35 29, 7 4 जा 28 18, 7 2 जा 14 41, 7 5 जा 35 62, 7 8 जा 56, तो 65, 7 9 जा 63, तो 2। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम लोग 6 रख के देखते हैं, ठीक है, 6 रखेंगे तो 7 3 जा 21, तो 5 आया। ठीक है, अब ऊपर से आया 3, तो कितना हो जाएगा 7 7 जा इट्स 49, 4, ठीक है, 6, तो 7 कितना हो जाएगा 7 6 जा इट्स 42, बचेंगे कितने 4, और ऊपर से आएंगे 9, तो 7 7 जा 49। दैट मीन्स कि अगर हम लोग इस प्लेस पे 6 रखते हैं तो हमारा ये 7 से डिविजिबल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है, फ्रॉम जनवरी 1 2021 द प्राइस ऑफ पेट्रोल in rupees per liter
ऑन mth डे ऑफ द ईयर इज 80 प्लस 0.1 m, वेयर m 1 2 3 या 100 और उसके बाद कांस्टेंट है, एंड देयर आफ्टर रिमेन्स कांस्टेंट। ऑन द अदर हैंड द प्राइस ऑफ डीजल ऑन nth डे, है ना, क्या हो गया 69 प्लस 0.515 n, किसी भी n के लिए, ठीक है। ऑन विच डेट इन द ईयर आर द प्राइसेज ऑफ दीज टू फ्यूल्स आर सेम, प्राइसेज सेम है, इसका मतलब क्या होगा 80 प्लस 0.1 m इज इक्वल टू 69 प्लस 0.15 n। अब इसमें क्या है कि 100 दिन तक तो ऐसे बढ़ता है, उसके बाद वो कांस्टेंट रह जाता है प्राइस। तो हम 100वें दिन पे कितना प्राइस होगा वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है कि अब 100वें दिन पे क्या प्राइस हो जाएगी 80 प्लस 0.1 इंटू 100। 100वें दिन या 101वें दिन, 102वें दिन, सब दिन प्राइस होगी सेम ही, इज इक्वल टू 69 प्लस 0.15 n, और प्राइस दोनों को सेम करने हैं। नाउ ये हो गई 90 इज इक्वल टू 69 प्लस 0.15 n, ठीक है। सो 0.15 n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस 69, ठीक है। सो 90 माइनस 69 इट्स अ 21, और n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 21 डिवाइड बाई 0.15, ठीक है। तो 3 5 जा और 3 700, सो 5 1 जा 4, ठीक है 0। सो n की जो वैल्यू हुई वो क्या हो गई 140। और अगर मान लेते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर डे में, है ना, प्राइस अगर सेम होगी, क्या बोल रहा है कि ऑन विच डेट इन द ईयर 2021 आर द प्राइसेज ऑफ दिज टू फ्यूल्स इक्वल। इसका मतलब जो जिस दिन इक्वल होगा तो प्राइस, तो डे भी सेम होगा, इसका मतलब डे अगर सेम है, डे सेम है ना, तो nth डे या mth डे, ठीक है ना, तो n इज इक्वल टू m भी हो जाएगा, तो m की वैल्यू भी 140 ही हो गया। तो अब हम लोग अगर इसको अगर सॉल्व करें तो कितने हैं 1 जनवरी 2021 को, ठीक है। तो 1 जनवरी 2021 को अगर हमारा प्राइस ऐसे है, ठीक है, तो 1 जनवरी के बाद सेम कब हो गया 140 दिन के बाद, तो 140 दिन के बाद सेम होगा। तो जनवरी में 31 दिन, ठीक है, फरवरी में 2021 है तो 28 दिन, मार्च में 31, अप्रैल में 30 दिन, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कितने हुए ये, ओके, ये क्या होता है 120 दिन, हमें कितने 140 दिन के बाद, मतलब 120 दिन हो गए, तो 20 मई को, है ना, 20 मई को, मतलब उसके 20 दिन बाद, मतलब 140 कब होगा 20 दिन और मई का ऐड होगा, तो 20 मई को इन दोनों के प्राइस सेम होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बायोलॉजी क्लास एट हाई स्कूल प्रेडिक्टेड दैट अ लोकल पॉपुलेशन ऑफ एनिमल विल डबल इन साइज एवरी 12 ईयर्स। हर 12 साल पे 2 गुना हो जाएगा एनिमल के साइज। अब द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2021 वाज एस्टिमेटेड टू 50 एनिमल्स, मतलब स्टार्टिंग में 50 एनिमल्स है और 12 साल में वो 100 हो जाएगा। इफ़ P रिप्रेजेंट्स द पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स, ठीक है, सो n वर्ष के बाद पॉपुलेशन है ना, तो देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द मॉडल ऑफ द क्लास फॉर द पॉपुलेशन। अब इसमें क्या है ना, सबसे आसान है कि जस्ट पुट द वैल्यू अप कि 12 साल पे, है ना, आफ्टर 12 ईयर, मतलब n की वैल्यू अगर 12 होगा तो n की वैल्यू 12 होगा, मतलब 12 साल के बाद पॉपुलेशन क्या हो जाएगी 50 के बदले में 100 हो जाएगी। तो हम देखते हैं n की वैल्यू 12 रख के, अगर यहाँ पे n की वैल्यू 12 रखते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 100 से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 12 इंटू 5 ही हो जाएगा। यहाँ भी रखेंगे तो 144 प्लस 54 हो जाएगा, ये भी गया। अब यहाँ 2 टू द पावर 12 इंटू 12 अगर करते हैं तो ये भी ज़्यादा हो जाएगा। पर जब इसको सॉल्व करते हैं कि पॉपुलेशन 12 साल के बाद क्या होगा, दोगुना हमें बता रहा है ना, तो 12, तो ये 50 इंटू 2 विच इज़ 100। तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, इक्वेशन है, वो सही लग रहा है, क्योंकि 12 साल के बाद दूना हो रहा है, ठीक है, तो दूना मतलब 50 से 100 हो जाएगा, तो n की वैल्यू आप 12 रख दीजिए, है ना, फिर आपको कौन सा इक्वेशन है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो द आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लास ऑफ 60% स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इंडिया एंड 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, ठीक है, टोटल मान लेते हैं 100 स्टूडेंट्स हैं, उसमें 50 गर्ल्स है एंड 50 बॉयज़ है। अब क्या बोल रहे हैं 60% स्टूडेंट जो है, 60 जो है वो इंडिया से है और 40 जो होंगे वो फॉरेनर होंगे, ठीक है। अब क्या है, इफ़ 30% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, अगर इसका 30% मतलब 18 जो है वो गर्ल्स है
ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 42 जो होंगे वो बॉयज हो जाएंगे, है ना। देन व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स आर बॉयज, कितने फॉरेन, अब अगर मान लेते हैं 18, टोटल गर्ल्स कितनी है 50, तो 18 गर्ल्स यहाँ आ गए, तो इसका मतलब 32 गर्ल्स फॉरेनर होंगे, और इसके बाद कितने बचेंगे यहाँ 8 बॉयज फॉरेनर होंगे, कोई दिक्कत। देन व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स आर बॉयज, तो फॉरेन स्टूडेंट्स बॉयज कितने हैं, फॉरेन बॉयज 8, कितने फॉरेन स्टूडेंट थे टोटल 40 इंटू 100 परसेंटेज पूछ रहा है, सो 8 5 जा, एंड ये 20% जो है फॉरेन स्टूडेंट जो है वो बॉयज है, मतलब 40 का 8 कितना होगा, है ना। सो 20% इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a statement followed by conclusion and conclusion 2 is given below, you have to take the statement to be true even if it seems to be at variance from the commonly known facts, जो दिया है उसी से आपको लॉजिकली बनाने हैं। सम रेडियोज आर मोबाइल, ठीक है, तो सम ये रेडियो है, सम रेडियोज आर मोबाइल, ठीक है, ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर, तो ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर, सम कंप्यूटर्स आर वॉचेज, तो कुछ कंप्यूटर जो है वो है वॉच, इस टाइप के डायग्राम बन गए। अब इसको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अब जितना बताया है उसी पे हम लोग को क्वेश्चन देखना है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सर्टेनली सम रेडियोज आर वॉचेज, बोला जा रहा है कि कुछ रेडियो वॉच होंगे, ये हमें पता नहीं है, ऐसा हो भी सकता है, सर्टेनली वर्ड यूज किया है, तो सर्टेनली नहीं हो सकता कि अगर इस टाइप का डायग्राम अगर बनता है तो सर्टेनली रेडियो और वॉच में कोई रिलेशन नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो डायग्राम, ये जो वेन डायग्राम है वो यहाँ अगर होता, ठीक है, इस टाइप से अगर बनता तो भी हो सकता था कि ऐसा, तो सर्टेनली आप नहीं कह सकते हो, तो ये ऑप्शन तो गया, ठीक है, कंक्लूजन 1। नाउ सर्टेनली सम मोबाइल्स आर वॉचेज, कुछ मोबाइल वॉच है, ऐसा भी नहीं कहा सकता, अगर इस टाइप की डायग्राम बनेगी तो नहीं, बट क्या हो सकता है, डायग्राम ऐसे भी बन सकती थी, कैसे बन सकती थी डायग्राम, इस टाइप का भी बन सकता था वॉच का, ठीक है, तो अगर इस टाइप का बनता तो हो सकता है, बट सर्टेनली हम लोग नहीं कह सकते हैं, मतलब तो दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं है, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलो, ठीक है। आपको जितनी इन्फॉर्मेशन दी है उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टेटमेंट फॉलोड बाय कंक्लूजन 1, अगेन द है स्टेटमेंट की क्वेश्चन है, ठीक है। सम कैट्स आर एनिमल्स, सम कैट्स आर आलमीरा, सम, सो कुछ कैट्स है, ठीक है, वो आलमीरा है, आलमीरा है, ठीक है, तो सम कैट्स आर आलमीरा, सम आलमीरा आर चेयर, ठीक है, तो कुछ आलमीरा चेयर है, ठीक है। अब क्या है, ऑल चेयर्स आर टेबल, तो ऐसी डायग्राम बन सकती है, और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, मतलब ये एक पॉसिबिलिटी है। अब क्या है, ये कह रहा है कि सर्टेनली सम आलमीरा आर टेबल, सर्टेनली सम आलमीरा आर टेबल, कुछ आलमीरा टेबल होगा, बिल्कुल, अगर सारे चेयर को टेबल, ऑल चेयर्स आर टेबल है और चेयर के कुछ पार्ट आलमीरा में है, तो कुछ सम है, सम कुछ आलमीरा भी टेबल होगा, तो ये सही हो गया। सम कैट्स मे नॉट बी चेयर, हो सकता है कि कुछ कैट चेयर नहीं होंगे, है ना, कुछ हो भी सकते हैं कुछ नहीं भी हो सकते हैं, तो ये भी सही है ना। तो बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ बॉय प्लेज विथ अ बॉल एंड ही ड्रॉप्स इट फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर, एवरी टाइम द बॉल हिट्स द ग्राउंड इट बाउंसेज बैक, यहाँ से फेंकता है, फिर ये बाउंस होता है, फिर ये बाउंस होता है, ऐसे चलता है ना, टू अटेन ए हाइट, लेकिन जब जब बाउंस होता है तो वो उसके 4/5 को ही पकड़ पाता है, ऑफ द प्रीवियस हाइट, जितना प्रीवियस हाइट होती है उसके 4/5 को। द बॉल डज नॉट बाउंस फर्दर इफ द प्रीवियस हाइट इज, अगर 50 सेंटीमीटर से लेस होगा तो बॉल क्या करेगा, बाउंस नहीं करेगा, ठीक है। तो अब हमें देखना है, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ टाइम्स द बॉल हिट्स द ग्राउंड बिफोर द बॉल स्टॉप, स्टॉप होने से पहले कितना बार करेगा, तो 1.5 मीटर को हम लिखते हैं 150 सेंटीमीटर का होगा, तो पहला जब ड्रॉप करेगा, फर्स्ट ड्रॉप करता है तो 150 है, तो वो 150 का 4/5, मतलब दूसरे बार में 120 ही करेगा, ठीक है। अब 120 है, फिर वो दोबारा जो, ठीक है, ऐसे, है ना, तो 120 होगा, तो 120 का 4/5, तो क्या हो जाएगा, ये 96, नाउ 96 है, अब 96 थर्ड ड्रॉप, ठीक है, सो दिस वन इज द सेकेंड ड्रॉप,
थर्ड ड्रॉप, है ना। तो 96 का 4/5 कितने हो जाएंगे? इट्स अराउंड 76.8। इसके बाद क्या होगा? अब फोर्थ ड्रॉप जब बॉल मारेगा तो क्या 76.8 है? तो 76.8 का 4/5 होगा अगले में, ठीक है, बाउंस करने में। तो ये होगा अराउंड 61.44। जब ये फिफ्थ टाइम करेगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 61.44, और इसके जो 61.44 है उसका 4/5 होगा, तो वो होगा अराउंड 49। तो इसका मतलब अब ये बाउंस नहीं करेगा, ठीक है। तो अब ये बाउंस नहीं करेगा, इसका मतलब 5 टप्पा 5 बार बाउंस कर सकता है। उसके बाद क्योंकि हमें बताया कि 50 सेंटीमीटर से अगर नीचे होगा तो दोबारा बाउंस नहीं करेगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 5 बार वो बाउंस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेज ऑफ कॉन्सोनेंट्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आर ऑब्जर्व्ड इन अ मिरर, है ना। व्हाट इज द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ दीज विच डू नॉट लुक लाइक देयर ओरिजिनल शेप? कितने ऐसे हैं जो ओरिजिनल शेप के इसमें नहीं लगते हैं? तो अगर हम लोग बात करें कौन कौन लगते हैं, है ना, 26 होती है, ठीक है। ओके, 1 मिनट। ये कॉन्सोनेंट की बात कर रहे हैं तो टोटल 26 लेटर होते हैं, 5 उसमें वॉवेल होते हैं। कौन कौन? ए, ई, आई, ओ, यू। तो कितने बच गए? 21 लेटर हैं। अब 21 लेटर में कौन कौन सा ऐसा लेटर है जिसका मिरर इमेज सेम होता है? तो उसमें पहला लेटर है एच, ठीक है। एच का अगर मिरर इमेज होगा तो ये एच ही होगा। फिर ए भी होता बट ए है नहीं, आई भी नहीं होगा, ओ भी नहीं होगा, यू नहीं होगा, तो ये तो पहले ही हटा देते हैं। एच के अलावा कौन हो सकता है? एम। एम जो है इसको अगर अपोजिट करेंगे तो एम ऐसा होगा। एम के अलावा क्या हो सकता है? टी हो सकता है, टी, वी हो सकता है, ठीक है, डब्ल्यू हो सकता है, जो इसमें नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हमें सिर्फ कॉन्सोनेंट की बात कर रहा है। इसके बाद एक्स हो सकता है, फिर वाई नहीं हो पाएगा, जेड, वाई हो जाएगा, यस, अगर वाई ऐसा है तो वाई ऐसा हो जाएगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे? तो 1 2 3 4 5 6 7, 21 में से 7 तो सेम हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे? ये हो जाएंगे 14 ऐसे नंबर है ना, जिनको व्हाट इज द नंबर ऑफ इमेज ऑफ दीज विच डू नॉट लुक लाइक देयर ओरिजिनल। ये सब तो एक जैसा ओरिजिनल की तरह लग रहा है मिरर इमेज, बट 14 ऐसे कॉन्सोनेंट होंगे, है ना, वो नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ बैंक एम्प्लॉय ड्राइव्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ फ्रॉम हर हाउस एंड टर्न्स टू हर लेफ्ट, ठीक है, ठीक है। ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो एक मान लेते हैं अपने घर से एक बैंक एम्प्लॉई चलता है, ठीक है, तो ये घर है, मान लेते हैं ये हाउस है। अब हाउस से 10 साउथ में चलता है 10 किलोमीटर। जब ये 10 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ फ्रॉम हर हाउस एंड टर्न्स टू हर लेफ्ट एंड ड्राइव्स 20 किलोमीटर, फिर लेफ्ट होता है और 20 किलोमीटर चलता है, ठीक है। सी बिग अगेन टर्न लेफ्ट, फिर से 20 लेफ्ट होते हैं और ड्राइव्स 40 किलोमीटर, ठीक है। 1 मिनट। ओके, सो ये यहाँ इधर नहीं जाएगी, ये लेफ़्ट जाना है, तो इसके लेफ़्ट ये हो जाएगा, ठीक है, 20 किलोमीटर। और 20 किलोमीटर के बाद फिर 40 किलोमीटर कहाँ चल रहा है? लेफ़्ट टर्न हुआ और ये 40 किलोमीटर चला, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? 40 किलोमीटर चला, देन सी टर्न्स टू हर राइट, इसके बाद वो अपने राइट, ठीक है, एंड ड्राइव्स फॉर अनदर 5 किलोमीटर, सो 5 किलोमीटर चला। सी अगेन टर्न्स टू हर राइट, फिर से ये राइट आती है इधर, ठीक है, और कितना दूर है? 30 किलोमीटर चलते हैं, तो 30 किलोमीटर यहाँ पे आ गया और पहुँच जाती है कहाँ? बैंक। सो व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर बैंक एंड हर हाउस? इसके घर और इसके बीच में कितना डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो अगर मान लेते ये घर है, तो अगर यहाँ से चले, ठीक है, तो कैसे होगा? ये 10 किलोमीटर है, ओके, तो ये जो होगा ये 30 किलोमीटर हमारा, ये 10 किलोमीटर है, तो यहाँ से ये 10 किलोमीटर होगा, तो 30 किलोमीटर यही होगा, ठीक है ना। सो अगर हम लोग टोटल घर से, तो यहाँ से घर से अगर बैंक इसको डायरेक्ट जाना होगा तो कितना? ये 20 किलोमीटर और ये 5 किलोमीटर, टोटल 25 किलोमीटर अगर वो चलेगी तो बैंक पहुँच जाएगी, ठीक है। चूँकि ये डिस्टेंस 10 किलोमीटर है तो ये भी 10 होगा, तो यहाँ पे ये 10 होगा और बाकी जो होंगे टोटल 40 है ना, तो ये 30 हो जाएंगे और ये 10 हो जाएंगे। वो डायग्राम छोटा है इसलिए आपको दिख रहा है। 20 और 5 25 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीजर्स आर लिस्टेड फ्रॉम 700 to 1000, इन हाउ मेनी इंटीजर्स इज द सम ऑफ द डिजिट 10?
सम ऑफ डिजिट। अब 7 वाले में देखते हैं, तो 7 है तो हमें 10 लाने हैं, तो 703, 730 है ना, 7 और 3 10 है ना, 7 फिर 3 कैसे आएंगे, 3 लाना है तो 1 और 2, तो 2 1 चाहे 1 2, ये 4 नंबर हो गए। अब 800 वाले में देखते हैं, 8 है तो अभी हम चाहिए 2, तो 802 और 820। अब 2 लाना है तो ऐसा भी कर सकते हैं, 811 भी कर सकते हैं, ठीक है, तो 3 ये हो गए। इसके बाद 900 वाले में 9, अब 1 चाहिए हमें, तो या तो 901 लिखो या 910, कि 9 और 1 10। सम ऑफ द डिजिट 10 बोल रहा है, तो टोटल कितने हो गए, 4 3 7 और 2 9, सो 9 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वुमेन रन्स 12 किलोमीटर टुवार्ड्स हर नॉर्थ, ठीक है, 12 किलोमीटर नॉर्थ चलती है। अब हमें डायरेक्शन आपको पता हो गया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, तो ये क्या करती है, 12 किलोमीटर चलती है अपने नॉर्थ, मतलब यहाँ पे विमेन है तो ये 12 किलोमीटर चली, ठीक है। अब 12 किलोमीटर ठीक है, देन 6 किलोमीटर टुवार्ड्स हर साउथ, ठीक है, तो 12 किलोमीटर चली जाती है, फिर 6 किलोमीटर साउथ में भी आ जाती है, तो अगेन यहाँ पे आ गई, ठीक है। एंड देन 8 किलोमीटर टुवार्ड्स हर ईस्ट, मतलब यहाँ से 8 किलोमीटर में ईस्ट में जाती है, तो अब विमेन कहाँ है, यहाँ पे। इन विच डायरेक्शन इज सी फ्रॉम हर स्टार्टिंग, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ से स्टार्ट की थी, ठीक है, तो यहाँ से किस डायरेक्शन में है, इस कोने पे है, मतलब यहाँ है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा, एट एन एंगल लेस देन मोर देन, ठीक है, पहले तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट होगा, है ना, नॉर्थ ईस्ट है ना, तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट का 2 ऑप्शन है। अब एंगल क्या बनेगा, 45 डिग्री से ज़्यादा बनेगा या 45 डिग्री से कम बनेगा, ठीक है। अब हमें है कि एंगल क्या होगा, तो यहाँ से ये एंगल पूछा जा रहा है, जैसे मान लेते हैं कि अगर ये नॉर्थ साउथ ईस्ट हो गया तो ये एंगल कितना है, ठीक है ना, तो ये एंगल डेफिनेटली अगर राइट एंगल ट्रायंगल में ये दोनों साइड सेम होता तो ये 90 तो था ही, बाकी ये 45 हो जाता, बट चूंकि ये सेम नहीं है, ये छोटा है और ये बड़ा है, ये 6 है और ये 12 है, ठीक है, तो इस कंडीशन में जो एंगल होगा वो ये वाली एंगल 45 से छोटा होगा और ये एंगल 45 से बड़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 7 बुक्स PQRSTUNV आर प्लेस साइड बाई साइड। अब क्या है, PQRSTUV, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि R Q and T है ब्लू कवर्स, ठीक है, सो R में क्या है, ब्लू, ओके, R Q भी ब्लू है और T भी ब्लू है, ठीक है, एंड अदर बुक्स हैव रेड कवर, तो ये हो गया रेड 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 रेड, तो पहले तो ये इन्फॉर्मेशन है। ओनली S and U आर न्यू बुक्स, S क्या है, S न्यू है, U भी न्यू है, रेस्ट आर ओल्ड, मतलब ये ओल्ड है, ये ओल्ड है, ये ओल्ड बुक है, ये ओल्ड बुक है, ये ओल्ड बुक है। अब क्या है, PR and SR लॉ रिपोर्ट, ये लॉ है, P लॉ, R and S लॉ रिपोर्ट है, द रेस्ट आर गजेटर्स, है ना, तो ये हो गया, ठीक है, गजेटर्स हो गई। अब क्वेश्चन पूछ रहा है बुक्स ऑफ ओल्ड गजेटर्स विथ ब्लू कवर, ठीक है, ओल्ड गजेटर्स ब्लू कवर, ठीक है, क्यू है, ब्लू भी है, ओल्ड भी है और गजेटर्स भी है, और कोई है क्या, ठीक है, टी भी है, ऐसा कि ब्लू भी है ना, ओल्ड भी है और गजेटर्स भी है, तो क्यू एंड टी इज द आंसर, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्लेस द इनकरेक्ट टर्म बाय द करेक्ट टर्म इन द गिवन सीक्वेंस, सो 3 2 7 4, ठीक है, ये टर्म है। अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, वेयर ऑड टर्म्स एंड इवन टर्म्स फॉलो द सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, ओके, सो ये क्या हो गया, 3 + 4 है ना, 7 7 + 6 13 13 + 8 21 21 + 10, ठीक है, 31 + 12, ये हो गया। नाउ इसी तरह का होना चाहिए, इसका मतलब 2 + 4 2 हो गया और 4 से ये 6 हो गया,
ओके, और ये कितने हो गए +8, ये कितने हो गए ओके 10 18 +10, फिर ये +12, तो ये तो ठीक है +12 +10 +8 +6, बट +4 होना चाहिए। इसका मतलब ये 2 नहीं हो करके यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर 0 होता तो यही 4 6 8 वाली पैटर्न लगती, तो आंसर क्या होगा 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज द मैट्रिक्स ऑफ सर्टेन एंट्रीज, द एंट्रीज फॉलो अ सर्टेन ट्रेंड्स रो वाइज ट्रेंड आप देख लेना, रो वाइज है, चूज द मिसिंग एंट्री अकॉर्डिंगली। आसान सा क्वेश्चन है। अब आप देख लीजिए ये क्या है 7 3 10, ओके ये नहीं लग रहा है, ठीक है यही लग रहा है 7 3 10 है, 3 6 9 है, तो 10 और 3 13 होगा, और B है A है तो यहाँ C है, तो ABC है तो यहाँ पे A और C है तो यहाँ पे B हो जाएगा, सो द आंसर इज 3B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर गिवन 2 आइडेंटिकल सीक्वेंस इन 2 रोज, है ना, तो व्हाट इज द एंट्री इन द प्लेस ऑफ C, यहाँ पे क्या एंट्री होगी, है ना सीक्वेंस 2 में, तो 8 में क्या करो डिवाइड बाई 0.5, मतलब हाफ से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में ओके सो 8 में मल्टीप्लाई करो 0.5 से, इसमें 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा, फिर इसको देख लो 2.5 से करो मल्टीप्लाई, फिर इसमें 3.5 से, फिर यहाँ 4.5 से मल्टीप्लाई कर किए, तो अगर सेम पैटर्न यहाँ पे होगा तो 5 में अगर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.5, है ना 0.5 से करेंगे, अब ये 2.5 में किससे करेंगे 1.5 से करेंगे तो 3.75 होगा, ओके नाउ 3.75 में 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इट्स अ 9.375 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन X फ्रॉम अ प्लेस A एंड अनदर पर्सन Y फ्रॉम अ प्लेस B सेट आउट एट द सेम टाइम टू वॉक टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ जाना चाहते हैं। ठीक है, द प्लेसेज आर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस ऑफ, दोनों प्लेस के बीच में 15 किलोमीटर की दूरी है। X जो है ये AB प्लेस है, X जो है वॉक्स विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 1.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, Y वॉक्स विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ, Y जो है वो 1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है इन द फर्स्ट आवर। ठीक है, ठीक है अच्छा X तो यूनिफॉर्म चल रहा है, लेकिन Y पहले घंटे में, ठीक है फर्स्ट घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, फिर 1.25 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है ना, और उसके बाद तो सेकेंड आवर में ये, और उसके बाद 1.5 से ही चलता है आफ्टर, ठीक है थर्ड आवर एंड सो ऑन, थर्ड आवर एंड सो ऑन। अब पूछा जा रहा है हमसे, क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। ठीक है, तो जब पहले हम क्या X का कर लें, ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि एक मीटिंग की है ना, और कितने किलोमीटर मीट करेगा, तो यही हम निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने टाइम लग रहे हैं मिलने के लिए। अब क्या होगा, जैसे कि अगर हम फर्स्ट आवर में बात करें, फर्स्ट आवर में, ठीक है, तो पहले हम टाइम निकालते हैं, तो टाइम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि 1 आवर में, फर्स्ट आवर में डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस हो जाएगा, अगर मान लेते हैं X की बात करते हैं तो 1.5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। ठीक है, तो X, अच्छा रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेते हैं ना पहले घंटे में, अच्छा X तो हमेशा 1.5 से चल रहा है, Y पहले घंटे में कितना 1 किलोमीटर से, तो फर्स्ट आवर में जो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 2.5 हो जाएगी। ठीक है, तो 2.5 हो जाएगा, तो अगर वो फर्स्ट आवर में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 1.5 + 1 2.5 इंटू टाइम 1 आवर, तो 2.5 किलोमीटर पहला घंटे में चलेंगे दोनों। ठीक है, नाउ सेकेंड आवर में क्या चलेगा, सेकेंड आवर में, अब सेकेंड आवर में स्पीड क्या हो जाएगा रिलेटिव, X का तो 1.5 रहेगा, इसका 1.25, तो क्या हो जाएगा 2.75, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फिर अगले 1 घंटे में डिस्टेंस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अगेन डिस्टेंस इक्वल स्पीड इंटू टाइम, तो टाइम 1 घंटा,
तो ये हो जाएगा 2.75 किलोमीटर। ठीक है, अब थर्ड आवर से, ठीक है ना, अगर हम थर्ड आवर की बात करें, ठीक है, तो थर्ड आवर पे क्या होगा, थर्ड आवर से तो ये हो गया आपको, थर्ड आवर से डिस्टेंस क्या होगा, थर्ड आवर में डिस्टेंस क्या हो जाएगा। अब थर्ड आवर में ये एक्स का तो 1.5 ही है, वाई का भी 1.5 हो जा रहा है, तो मतलब 3 किलोमीटर, 3, ओके, सो 3 किलोमीटर चलेगा। ओके, अब फोर्थ आवर में क्या होगा, फोर्थ आवर में अब देखिए जो रिलेटिव स्पीड होगी वो, ओके ओके ओके, सो फर्स्ट आवर में 1, फिर 1.25, फिर 1.5, पैटर्न बन रही है, सो 1.75 फोर्थ आवर में होगा, तो 1.75 किलोमीटर, तो 1.75 और ये 1.5 किलोमीटर रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, तो 1.5 प्लस 1.75 इज 3.25, और फोर्थ आवर मतलब 1 घंटे में, तो कि डिस्टेंस क्या हो जाएगा फोर्थ आवर में 3.25 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे फिफ्थ आवर में, फिफ्थ आवर में देखते हैं कि क्या होगा। फिफ्थ आवर में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अब क्या करते हैं, ये 1.75 से क्या हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर, ये 1.75 होगा फिर 2 होगा, है ना, तो 2 किलोमीटर पर आवर, तो 2 और 1.5 इससे 3.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो फिफ्थ आवर में क्या हो जाएगा, इट्स अ 3.5 किलोमीटर। ठीक है, अब ये है दे टेक 5 आवर्स टू मीट। ठीक है, 5 घंटे लगते हैं इनको मिलने में। ठीक है, अब क्या हुआ कि फिफ्थ आवर में ये किलोमीटर जो हो रही है, फिफ्थ आवर में ये 15 किलोमीटर हो रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब ये हो गया कि 5 फिफ्थ आवर में ये दोनों मिलेंगे, सो दे विल टेक 5 आवर्स टू मीट। ठीक है ना, पूरे 15 किलोमीटर पूरा कर रहे हैं। अब चूंकि दोनों 15 किलोमीटर मिला के पूरा कर रहे हैं, इसका क्या मतलब हो गया, जैसे 5 घंटे में, तो 5 घंटे में एक्स का कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 5 आवर टाइम इंटू स्पीड डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा 7.5 किलोमीटर एक्स चलेगा, और 15 किलोमीटर में दोनों मिल रहे हैं तो वाई का भी 7.5 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, द मिडवे बिटवीन ए एंड बी 7.5 किलोमीटर पे ही मिलेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ स्टूडेंट अपीयर्ड इन 6 पेपर्स, द मैक्सिमम मार्क्स आर द सेम फॉर ईच पेपर। ओके, हिज मार्क्स इन दीज पेपर्स आर इन द प्रोपोर्शन ऑफ 5 to 6 to 7 to 8 to 9। ओवरऑल ही स्कोर्ड 60%, उनको पूरी मार्क्स आती है। सो इन हाउ मेनी वेज, हाउ मेनी नंबर ऑफ पेपर डिड ही स्कोर लेस देन 60%, कितने ऐसे पेपर हैं जिसमें इनको 60% से कम मार्क्स आया है। अब क्या है देखिए इसमें, अब इसमें टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 5, 6, 11 और 7 28, 18 और 8 26, 35 एंड 45। सो मान लेते हैं कि ये सबको ऐड करेंगे तो 45x रेशियो में है, तो 45x और सबके समान मार्क्स है ना 6 पेपर्स के, तो 100 मान लेते हैं, तो 600 हो गए, 600 मार्क्स लाया, परसेंटेज अगर निकालना है तो, और आते कितने हैं 60%। सो टोटल मार्क्स इतने आए, तो हम देख लेते हैं कि टोटल जो है, ठीक है ना, हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी, तो टोटल मार्क्स हमें निकल जाएगा। नाउ इट्स अ 45x इज इक्वल टू 360, सो x इज इक्वल टू 360/45, तो ये हो गया 8। ठीक है, तो 8 अगर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि मार्क्स इसको कितने आए, पहले में आए, ठीक है 40, फिर 48, फिर 56, फिर 64, 72 और 80। तो पूछ रहा है इन हाउ मेनी नंबर ऑफ पेपर्स डिड ही स्कोर लेस देन 60%, तो इसमें 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 3 ऐसे पेपर हैं जिसमें इनको 60% से कम आया है। समझ में आ गया, टोटल मार्क्स ये हो गया, ओवर टोटल जो है, जो इसको ऑब्टेन्ड मार्क्स बटे टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स था वो 600 था, उसको परसेंटेज हम लोग ऐसे ही निकालते हैं, और इसको 60 आया है तो हम यहाँ पे 60 लिख दिए हैं, तो हमें x की वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप ऑफ 120 80 आर इंडियंस एंड रेस्ट आर फॉरेनर्स, 120 लोग हैं, उसमें क्या है फॉरेनर, इंडियन कितने हैं, इंडियन जो है वो 80 लोग हैं, और फॉरेनर जो है वो कितने हैं, रेस्ट है तो 40 लोग फॉरेनर हैं। 70% इन द ग्रुप कैन स्पीक इंग्लिश, अब इंग्लिश कितने लोग बोल सकते हैं, 70 लोग इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ इंडियंस हु कैन स्पीक इंग्लिश, कितने इंडियन इंग्लिश है, अब मान लेते हैं कि 70 लोग इंग्लिश बोल सकते हैं,
तो अब ऐसा मैक्सिमम क्या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, ये फॉरेनर 40 के 40 होंगे, ये सारे इंग्लिश बोल रहे होंगे, मान लेते हैं ऐसा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कम से कम 70 लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, तो 40 अगर फॉरेनर को भी मान भी लेते हैं तो 30 ऐसे इंडियन हैं जो कि कम से कम एटलीस्ट 30 ऐसे इंडियन हैं जो इंग्लिश बोल रहे होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि 70 के 70 इंडियन हो, बट हम लोग मान लेते हैं, ठीक है ना, कि ये सारे इंग्लिश जानते होंगे, तो 30 ऐसे हैं इंडियन जो इंग्लिश जानते हैं। तो आंसर क्या होगा, द नंबर ऑफ इंडियंस हु कैन स्पीक इन इंग्लिश, 30 तो होगा ही है, या 30 से ज़्यादा भी हो सकता है, मान लेते हैं इसमें 35 लोग ही बोल रहा है तो इसमें भी 35 लोग हो जाएंगे, यहाँ 30 होंगे तो यहाँ 40 हो जाएंगे, ठीक है, टोटल 70 है, ठीक है, तो 30 या उससे ज़्यादा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर ऑल 3 डिजिट नंबर्स विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट ऑब्टेन्ड यूजिंग 3 नॉन जीरो डिजिट विच आर मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, लेट एस बी देयर सम, ठीक है। ऑल 3 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटेशन ऑब्टेन्ड यूजिंग 3 नॉन जीरो डिजिट विच आर मल्टीपल ऑफ 3, तो कौन सा 3 नंबर होंगे, ठीक है। अब है कि डिजिट्स आर नॉन जीरो और मल्टीपल ऑफ 3 है, तो 3 ही ऐसे नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है ना, तो 3 से में 1 डिजिट वाले कितने हो जाएंगे, 369, है ना। तो अब 369 है, तो अब पूछ रहे हैं तो 3 ही ऐसे डिजिट है, तो अब क्या है, ओके, सो लेट एस बी देयर सम, तो इसकी सम कितनी हो जाएंगी, 18, ठीक है। तो अब इसमें नंबर कितने हो जाएंगे, 3 है, तो 3 कॉम्बिनेशन फैक्टोरियल 3, मतलब 6 ऐसे नंबर बन सकते हैं, 369 हो गया, 396, 693, 936, कैसे भी इसको अरेंज करते 6। अब क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, एस इज ऑलवेज, एस क्या है, सम है, ऑलवेज डिविजिबल बाय 74। अब 18 जो है, अब क्या है कि एस इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 74, नाउ एस जो है बी देयर सम, सम कौन सा, जितने भी नंबर होते हैं, तो अब मुझे लिखना पड़ेगा कौन कौन से नंबर होते हैं। सो अब ऐसे मान लेते हैं 3 है यहाँ पे, तो 69 या 396, 2 नंबर ये हो गए। अब ये अगर 6 यहाँ पे है तो 39, तो 693, ठीक है। अब 936 हो गया तो 963, ये 6 नंबर होंगे। अब इन सबको अगर ऐड करते हैं तो होती है 3996 विच इज एस, ठीक है, तो एस हो गया, ठीक है। तो एस इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 74 एंड एस इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 9, ठीक है। सो द आंसर इज बोथ 1 and 2 असम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 2 क्लासेज ए एंड बी हैविंग 25 and 30 स्टूडेंट्स respectively. In class A, the highest score is 21 and the lowest score is 17. In class B, the highest score is 30 and lowest score is 22. 4 students are shifted from class A to class B. 4 स्टूडेंट शिफ्ट किए जाते हैं किसमें, क्लास ए से क्लास बी में। तो अब पूछ रहा है कि एवरेज स्कोर में क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। अब क्या है इसमें, इसको क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो अब एक सिंपल सी ये सोचनी है कि एक क्लास है उसमें 25 स्टूडेंट हैं, ठीक है, बी क्लास है उसमें 30 स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब इन क्लास ए द हाईएस्ट स्कोर 21 है और लोएस्ट कितनी है 17, बी क्लास में क्या है 22 है और लोएस्ट क्या है, हाईएस्ट स्कोर 30 है 30 है और लोएस्ट क्या है 22 है। तो इसका क्या मतलब हो गया हमारा इसमें कि क्लास बी का जो है एवरेज जो है सो 22 और 30 के बीच में होगा, है ना, एवरेज स्कोर, और इस 17 से 21 के बीच में होगा। अब क्या है, अब क्लास बी का जो एवरेज होगा वो ज़्यादा होगा ए से, है ना, सो एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी विल डेफिनेटली डिक्रीज, अच्छा ठीक है, तो एवरेज ज़्यादा होगा, इसकी एवरेज ज़्यादा होगी, इसकी एवरेज कम होगी। अब क्या है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि पहला केस है क्या है, 4 स्टूडेंट्स आर शिफ्टेड फ्रॉम क्लास ए टू क्लास बी। अब क्या हो रहा है कि क्लास ए से यहाँ से क्लास बी में 4 स्टूडेंट्स आर शिफ्टेड फ्रॉम क्लास ए टू क्लास बी, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहा है, तो क्या होगा, ऑफ कोर्स जो इसकी मैक्सिमम मार्क्स है वो इसकी लोएस्ट मार्क्स है, तो अगर ए वाले बी में जाएंगे, है ना, तो क्या होगा, ओवरऑल द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी डेफिनेटली डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा कि इसकी जो मिनिमम मार्क्स है वो 22 है और इसके मैक्सिमम 21 है, तो अगर 21 वाले भी जाएंगे तब भी ये डिक्रीज ही करेगा। सो द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी विल डेफिनेटली डिक्रीज, सो दिस वन इज द राइट। नाउ द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए विल डेफिनेटली इंक्रीज, है ना। अब इसमें क्या है, अगर मान लेते हैं कि इंक्रीज तब करेगा,
ठीक है ना। अगर मान लेते हैं कि बी से भी कुछ एक में हम लेके आ जाते हैं, ठीक है ना, डिक्रीज कब करेगा। अब मान लेते हैं कि द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए विल डेफिनेटली डिक्रीज। यहाँ डेफिनेटली नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि मान लेते हैं कि जो लोएस्ट 4 होगा, ठीक है, लोएस्ट 4 अगर चला जाएगा कहीं बी में, तो इसकी पक्का क्या होगा कि तो फिर डिक्रीज नहीं करेगा, लोएस्ट 4 चला गया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हाईएस्ट 4 चला गया ए से बी में, ठीक है, हाईएस्ट 4 चले गया तो डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर। अगर बॉटम 4 जा रहा है तो क्लास ए का एवरेज इंक्रीज करेगा, अगर टॉप 4 जा रहा है तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। तो डेफिनेटली ये नहीं कहा जा सकता, ये डिपेंड करता है कि कौन बच्चे जा रहे हैं, 17 वाले जा रहे हैं या 21 वाले जा रहे हैं, ठीक है। अब इनके जो मैक्सिमम मार्क्स है वही चले जाएंगे तो ऑफकोर्स डिक्रीज करेगा। तो डेफिनेटली इसमें नहीं कहा सकता, तो सो 1 ओनली इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रिया इज 4 रैंक्स बिलो सीमा, ठीक है, एंड 31st फ्रॉम द बॉटम। अब जो प्रिया है, प्रिया जो है वो क्या है, 4 रैंक्स बिलो सीमा, ठीक है ना, सीमा से 4 रैंक, और प्रिया जो है बॉटम से नीचे अगर 1 से काउंट करें तो कितना है, 31वां पोजीशन है। तो सीमा का क्या हो जाएगा, 35वां पोजीशन, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एना इज 2 रैंक्स एबव सीमा, सीमा से 2 रैंक एबव है कौन, एना इज 2 रैंक्स एबव सीमा एंड 37th फ्रॉम द बॉटम, 37वां है बॉटम से, तो 37th ये एना हो गया। ओके, डिड सम मिस्टेक हियर। ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फिर हम लोग सेकेंड स्टेटमेंट पे देखेंगे। व्हाट इज सीमाज रैंक फ्रॉम द टॉप इन द क्लास। और टोटल स्टूडेंट होते हैं कितने, 40 स्टूडेंट है। अब 40 स्टूडेंट में सीमा का नीचे से 31वां है, तो ऊपर से कितना होगा, ये तो आराम से निकाला जा सकता था। कैसे निकाल सकते हैं, देख लीजिए आप। तो अगर नीचे से बॉटम से कोई रैंक इसकी 31 है तो टॉप से कितना होगा, तो टोटल जो है क्या है स्टेटमेंट 1 में, 40 क्वेश्चन है, 40 स्टूडेंट है, तो 40 स्टूडेंट है, उसमें से नीचे से 31 है, बट ये जो 31 है वो 2 बार आएंगे ना, तो ऊपर से टॉप से करेंगे, तो टॉप से जो हो जाएगा वो 10th रैंक होगा प्रिया का। तो प्रिया का 10th रैंक होगा तो सीमा का क्या होगा, 6th रैंक होगा। तो सीमा का, इसका क्या मतलब हुआ कि सिर्फ स्टेटमेंट 1 को, अभी हम 2 को देखे भी नहीं है, फिर भी हम लोग इसके आंसर निकाल सकते हैं कि सिर्फ इससे, है ना, स्टेटमेंट 1 से। तो स्टेटमेंट 1 से 6th आंसर हो गया, हमें तो आंसर निकालना था। अब दूसरा है, अब हम लोग इसको फिर से सॉल्व करते हैं, सेकेंड स्टेटमेंट को देखते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अगेन 40 लोग हैं, 40 लोग में ही बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि एना इज 2nd रैंक एबव सीमा एंड इज 37th फ्रॉम द बॉटम, ठीक है। तो इसका मतलब एना जो है नीचे से 37वें पोजीशन पे है, 37 पोजीशन पे क्या है, एना, ठीक है। ये दूसरी स्टेटमेंट है। अब नीचे से है, अब क्या करें, एना इज 2 रैंक्स एबव सीमा, सीमा से 2 रैंक आगे है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 35th रैंक, इसकी कम रैंक होगी सीमा की। बस अब हमसे पूछ रहा है 40 लोग हैं, तो एना की कितनी रैंक हो जाएगी, अगेन 40 माइनस 37th और प्लस 1। क्यों 1 कर रहे हैं, क्योंकि जब हम इधर से और इधर से दोनों से काउंट करेंगे तो दोनों में ये कॉमन आएगा, तो इसलिए हम एक ऐड भी कर देते हैं। तो 41 माइनस 37 कितने हो जाएंगे, 41 माइनस 37 कितने हो जाएंगे, या अगर हम ऐसा भी करें कि 35 को सब्ट्रैक्ट कर दे, है ना, तो अब एना का निकाल लेंगे तो वैसे भी निकल जाएगा, फिर देखते हैं हम करके। 41 तो ये 4 रैंक हो गया, है ना, 4th रैंक, ठीक है। तो इसके कितने रैंक हो जाएंगे, 6th रैंक हो जाएंगे, ठीक है। एना का टॉप से 4th रैंक है, तो सीमा का क्या हो जाएगा, 6th रैंक हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि दोनों स्टेटमेंट को, अगर स्टेटमेंट 1 को भी एलोन करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, और 2 को भी एलोन करेंगे तब भी इसके 6th रैंक ही आंसर आ जाएगी, ठीक है। तो सीमा का रैंक तो क्या हो जाएगा, इधर स्टेटमेंट 1 और एलोन और स्टेटमेंट 2 एलोन इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच ऑफ ए एंड डी इज हैवियर देन ईच ऑफ बी, ई एंड एफ, ठीक है। नाउ इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ए एंड डी जो है वो हैवियर देन बी, ठीक है। सो इसका मतलब है ए हैवियर है बी से भी,
ई से भी और एफ से, और डी भी हैवियर है बी से भी, ई से भी और एफ से भी। अब इसमें क्या है, क्या पूछा जा रहा है, स्टेटमेंट 1 हो गया। अब क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 से हम लोग पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा। तो स्टेटमेंट 1 क्या है, हु इज द हैवीएस्ट अमॉन्ग ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, तो इससे स्टेटमेंट 1 से हमें हैवियर तो कोई पता चल नहीं रहा है कि ए क्या रिलेशन है बी एफ से और डी का है, और ए डी में कुछ है नहीं, ये तो बताया नहीं है। पर अगर हम लोग ठीक है ऐसा करते हैं कि हु इज द, अच्छा ए इज हैवियर देन डी, अगर हमें ये बता देता है कि ए हैवियर है तो ए के बाद डी और डी के बाद बी ई एफ, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो दोनों बट इज लाइटर देन सी, ए इज हैवियर देन डी बट लाइटर देन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब सी से सी ए डी ऐसे हो जाएगा। ठीक है, सी ए डी, और ये बी ई एफ में कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ई एफ, तो हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु इज द हैवीएस्ट अमॉन्ग, तो सी इज द हैवीएस्ट। तो अगर स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों को यूज करते हैं तो हमारा ये आंसर बन सकता है। तो both statement 1 and statement 2 are required to answer the question in UPSC. The answer is C and D both. ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन कि आप कैसे थिंक करते हो, तो सी भी आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द इंग्लिश अल्फाबेट द फर्स्ट 4 लेटर आर रिटन इन अपोजिट ऑर्डर एंड द नेक्स्ट 4 लेटर आर रिटन इन अपोजिट ऑर्डर एंड सो ऑन, एंड एट द एंड वाई एंड जेड आर इंटरचेंज, विच विल बी द 4th लेटर टू द राइट ऑफ द 13th लेटर। अब हम इसको लिखना पड़ेगा, कैसे लिख सकते हैं। अब इसमें बोल रहा है कैसे होगा कि ए बी सी डी के जगह पे इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट द फर्स्ट 4 लेटर्स आर रिटन इन अपोजिट ऑर्डर, मतलब डी सी, ए बी सी डी के जगह पे डी सी बी, एंड द नेक्स्ट 4 लेटर रिटन इन अपोजिट ऑर्डर, नेक्स्ट 4 लेटर फिर से अपोजिट में, तो क्या हो जाएगा, ई एफ जी एच आई है तो क्या हो जाएगा एच जी एफ ई। ठीक है, अगेन फिर से यही प्रक्रिया चलेगी। ठीक है, तो फिर हो जाएगा एच जी एफ ई, फिर हो जाएगा आई जे के एल, तो एल आई जे के एल। ठीक है, ठीक है, एम एन ओ पी, ठीक है, एम एन ओ पी, अच्छा ये हो गया है ना, क्यू आर एस टी, क्यू आर एस टी। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा यू वी डब्ल्यू एक्स। ठीक है, और क्या बोला है एट द एंड वाई एंड जेड आर इंटरचेंज्ड। ठीक है, तो वाई और जेड, जेड यहाँ हो जाएगा वाई यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया विच विल बी द 4th लेटर टू द राइट ऑफ द 13th लेटर। ठीक है, तो ये हम कर दिए। अब क्या है, विच विल बी द 4th लेटर टू द राइट ऑफ 13th लेटर, तो 13th लेटर कौन सा हो गया ये देखते हैं। 13th लेटर कौन सा हुआ, 13th लेटर हो गया आपको, इधर से अगर देखेंगे तो 4P। ओके, P इज द 13th लेटर। अब है 4th लेटर टू द राइट। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो आंसर क्या हो गया टी, टी इज द आंसर। अगर ऐसे लिखते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा टी। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल। प्लेयर्स है, 4 प्लेयर हैं ए बी सी डी, और चारों स्कोर बना रहे हैं। कितने कितने स्कोर बना रहे हैं, फर्स्ट इनिंग में 61, सेकेंड में बॉल्स फेस्ड, अच्छा 61 रन बनाए 99 बॉल में, 5 रन 12 बॉल में, 15 रन 75 बॉल में, और 13 रन 55 बॉल में। ठीक है, टेस्ट हो रही है। दूसरे में 14 रन 76 बॉल में, 50 रन 85 बॉल में, 20 रन 50 बॉल में। ठीक है, हु इज़ द फास्टेस्ट रन स्कोरर इन द, तो हमको क्या करना है स्ट्राइक रेट बनाना है। तो स्ट्राइक रेट में क्या होगा, टोटल रन पूरे इनिंग में कितनी हो गई, तो टोटल रन इसकी हो गई 61 + 14 इट्स 75, और बॉल कितनी हो गई, बॉल 99 और 76, 175 बॉल में 75 बनाए। बी की रन कितनी हो गई, 5 और 50 हो गई 55, इसकी हो गई 35, इसकी हो गई 25। बॉल फेस करता है ये,
12 and 85 which is 97, 75 and 50 it's a 125 ball, और 55 and 50 105। मतलब ए 75 रन बनाता है 175 बॉल में, 55 रन बनाता है 97 बॉल में, 35 रन बनाता है 125 बॉल में, और 25 रन बनाता है 105 बॉल में। तो स्ट्राइक रेट बनानी है, कैसे बना सकते हैं? स्ट्राइक रेट बताना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, 75/175 इंटू 100 करेंगे, है ना। तो कितनी स्ट्राइक रेट हो जाएगी? ये हो जाएगी 42.86। क्या हो जाएगी? 42.86। तो पहला हो जाएगा ए का, ठीक है, यहीं लिख देते हैं, ए का 42.86 स्ट्राइक रेट है। बी का कितना हो जाएगा? अगर इसको 55/97 करते हैं तो 56.7 स्ट्राइक रेट हो गया। 35/125 करते हैं तो ये 20 इंटू 100 ऑफकोर्स, है ना, 28 हो गया। 25/105 इंटू 100 अगर करते हैं तो 23.81। तो सबसे ज़्यादा अच्छा स्कोर कौन हुआ? जिसकी स्ट्राइक रेट ज़्यादा है, तो बी इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाफ ऑफ द विलेजर्स ऑफ अ सर्टेन विलेज हैव देयर ओन बिजनेस, है ना। 1/5 ऑफ द विलेजर कल्टिवेट पैडी, 1/3 ऑफ द विलेजर्स आर लिटरेट, 4/5 ऑफ द विलेजर्स आर अंडर 25 ईयर्स ऑफ एज। तो पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा सर्टेनली करेक्ट है। अब मान लेते हैं कि नंबर ऑफ विलेजर्स कितने हो गए। नंबर ऑफ विलेजर्स हम लोग मान लेते हैं x। अब क्या है कि आधे विलेजर्स के पास में, हाफ ऑफ द विलेजर्स के पास में घर है, तो हाउस कितने लोगों के पास में हो गए? हाउस हो गए x/2 लोगों के, विलेजर्स के पास में हाउस हो गए। इसके बाद क्या है? 1/5 ऑफ द विलेजर कल्टिवेट पैडी, ठीक है। तो पैडी कितने लोग कल्टिवेट करते हैं? 1/5, मतलब x/5, ठीक है। इसके बाद है 1/3 ऑफ द विलेजर्स आर लिटरेट। तो लिटरेट कितने लोग हैं भाई? पढ़े लिखे कितने लोग हैं? ठीक है, ये हो गए 1/3। अब क्या है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्या है? 4/5 ऑफ द विलेजर आर अंडर 25 ईयर्स ऑफ एज, सो लेस देन 25, ठीक है ना। लेस देन 25 एज कितने हो गए? कितने हो गए? 4/5, सो 4x/5। अब पूछा जा रहा है हमें सर्टेनली की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि क्वेश्चन है, पहला है ऑप्शन, ऑल द विलेजर्स हु हैव देयर ओन हाउसेज आर लिटरेट। देखो, हाउस तो कितने लोगों के पास में है? आधे लोगों के पास में। तो अगर मान लेते हैं कि 100 रहता, 100 पे मानते हैं, तो 50 लोगों के पास में हाउस रहता, 20 लोगों के पास में 20 लोग पैडी करते, और 33.33 लिटरेट होते, और 480 लोग 25 के नीचे होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें 100 मान के भी क्वेश्चन बना सकते थे, ऑल द विलेजर्स हु हैव देयर ओन हाउसेज आर लिटरेट। जिसके पास भी घर है वो लिटरेट है। क्या ये इससे लग रहा है ऐसा? लिटरेट तो कितने लोग हैं? 33 लोग ही है, और घर किसके कितने लोग पास है? 50 लोग पास में। तो ये तो गलत हो गया, ऑल द विलेजर्स हु हैव देयर हाउस वो लिटरेट नहीं होंगे। इसके बाद क्या है? सम विलेजर्स अंडर 25 ईयर्स ऑफ एज आर लिटरेट। बिल्कुल, टोटल 80 लोग जो है, जो 25 से है, मतलब 20 लोग ही ऐसे हैं जिनकी एज 25 से ज़्यादा है। तो 20 लोग हैं जिनकी एज 25 से ज़्यादा है, इसका मतलब, और लिटरेट टोटल 33.3 है, मतलब 13 लोग ऐसे हैं, है ना। अगर सिर्फ हम कैलकुलेशन करें तो 13 लोग ऐसे हैं जो अंडर 25 भी है, हाँ, वो लिटरेट है ना, ठीक है। अंडर 25 भी है और लिटरेट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लास्ट डे ऑफ द मंथ इज वेडनेसडे। बता दिया कि कोई मंथ है जिसका लास्ट डे जो है वेडनेसडे है। व्हाट डे इज द 14th ऑफ द गिवन मंथ। अब ये पता ही नहीं है हमें कि लास्ट डे ऑफ द मंथ इज वेडनेसडे, तो इससे हमें कुछ क्लियर होता है? तो पहले स्टेटमेंट से तो हमें कुछ नहीं होता, तो स्टेटमेंट 1 एलोन से कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि 14th ऑफ द गिवन मंथ क्या होगा। तो भाई 14th ऑफ द गिवन मंथ कौन सी है? फरवरी है, कौन से डे है, कुछ तो पता है नहीं। तो स्टेटमेंट 1 एलोन इज नॉट सफिशियंट टू आंसर। 28 दिन की है कि 29 लीप ईयर है कि 30 दिन की है कि 31 दिन के, पता ही नहीं है, तो ये नहीं निकाल सकते। तो स्टेटमेंट 1 एलोन नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं, द थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ वाज द थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ वाज द 17th डे। तीसरा जो है, तीसरा सैटरडे। अब देखते हैं क्या स्टेटमेंट 2 एलोन है आंसर देने के लिए।
तीसरा सैटरडे जो है ऑफ द मंथ वाज द 17th डे। अब क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर 17वां दिन क्या है उस मंथ का, सैटरडे है, तो 16वां दिन क्या होगा, फ्राइडे, 15वां क्या होगा, थर्सडे, और 14वां क्या होगा, वेडनेसडे। ठीक है, तो 14th डे अगर पूछा जा रहा है तो व्हाट डे इज द 14th ऑफ द गिवन मंथ, तो 14th जो होगा वेडनेसडे। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 इज एलोन सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो द आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डे इज 10th अक्टूबर 2027। ठीक है, अब हम लोग नंबर ऑफ ऑड डेज जो 7 से मल्टीपल नहीं है वो हम लोग करते हैं। तो 2027 है, तो 2000 ईस्वी में 0 ऑड डे होगा। ठीक है, 2000 में नंबर ऑफ डेज 0 हो जाएगा, क्योंकि हर 400 साल पे 0 होता है। ठीक है, तो आप याद भी रख सकते हैं। इसके बाद 26 साल में 2000 से लेकर के 2026 तक में कितने, 4 4 4 छक्का 24, 4 इंटू 6 24, तो 6 लीप ईयर आएंगे। ठीक है, और 20 ऑर्डिनरी ईयर आएंगे। ठीक है, अब 20 ऑर्डिनरी ईयर आएंगे तो 6 लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 12 दिन, और ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे होता है, तो 20 इंटू 1 वो हो गया 20 ऑड डे। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 32 ऑड डे। अब ऑड डे का मतलब समझ रहे हैं ना आप, जैसे कि मान लेते हैं, आप समझिए, अगर 8 दिन है तो 7 दिन तो रिपीट, 7 दिन के बाद एक दिन जो होगा वो ऑड डे हो जाएगा। 9 दिन है तो दूसरा जो होगा ऑड डे हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग 350, ठीक है ना, 365 की बात करते हैं। ठीक है, 365, तो 365 में क्या होगा, 364 जो होगा 7 से डिविजिबल होगा, और +1, तो वो जो 7 से डिविजिबल नहीं होगा वो जो डे होता है वो ऑड डे होता है। ठीक है, तो ये जो होगा लीप ईयर में 2 होते हैं, क्योंकि 366 होते हैं, 364 + 2, तो ये तो 7 से डिविजिबल है, तो इसको तो हटा देंगे। ठीक है ना, तो अब ये जो हो गया, तो ये कितने दिन हो गए, 12 दिन। ठीक है, अब 20 ऑर्डिनरी डे में 20 दिन। ठीक है, ऑड डे, तो टोटल कितने हो गए, 32 ऑड डे। अब 32 ऑड डे में 7 चौक 7 इंटू 4 28, तो 28 तो गया क्योंकि 7 से डिविजिबल है, तो 28 + 4, तो ऑड डे कितना बचा हमारा, 4। अब इसका मतलब 2026 तक, मतलब 2026 ईस्वी तक ये है। अब एक 4 ऑड डे है। ठीक है, सो 1 जनवरी 2027 से अब हमको 10 अक्टूबर, ठीक है ना, 2026 तक का पूरा निकाल लिए, 10 अक्टूबर 2027। अब 2027 तो लीप ईयर है नहीं। ठीक है, तो जनवरी में 31 दिन, फरवरी में 28 दिन, है ना, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई, जून, जुलाई में 31, और अगस्त में भी 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 10 दिन, 10 तारीख तक का ही हमको निकालना है। तो इसमें कितने दिन हो गए, अब हम लोग को ये देखना है टोटल कितने दिन हो गए। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि ना, 31 में कितने ऑड डे होंगे, 28 3 31 3, ओके, ठीक है, 3, इसमें 0 ऑड डे, 7 चौका 28, इसमें 3, इसमें कितने हो गए, 2, इसमें 3, इसमें 2 ऑड डे, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 2, और इसमें 7 3 ऑड डे, 7 और 3 10, तो टोटल ऑड डे कितना हो गया, 3 3 6 2 8 3 11 2 13 3 16 3 19 2 21 और 3 24। अब 24 में 7 3 21, तो 3 ऑड डे, तो टोटल जो हमारा बचा वो 3 ऑड डे हो गया। ठीक है, सो 3 ऑड डे यहाँ, और 4 ऑड डे हमारा यहाँ पे आया था, तो 7 ऑड डे। ठीक है, तो 7 ऑड डे अगर हमारा आता है, तो अगर हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि 10 अक्टूबर 2027 को कौन से होगा, तो 7 ऑड डे होगा। ठीक है, और अगर हम लोग ये संडे से काउंट करते हैं, है ना, संडे को, और इसमें क्या होता है ना कि हम लोग 7 ऑड डे आ गया। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं ना, जब ऐसे कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग संडे को 0 मानते हैं। ठीक है, संडे को 0, फिर मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, ऐसे करते हैं। तो हमारा चूंकि ऑड डे कितना आ रहा है, 7, तो 7 का मतलब 0, तो 0 को, तो आंसर इज संडे। एक और ऑप्शन था
कि जैसे कि जो यूपीएससी के एग्ज़ाम होती है वो जो दिन होती है वो संडे का दिन होता है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर ये 2021 की पेपर है, तो अगर मान लेते हैं कि 10 अक्टूबर को 2021 मान लेते हैं पेपर हो रही है, ठीक है, तो उस दिन संडे है, ठीक है, तो आप आराम से फिर 7 साल का है तो आप आराम से निकाल सकते थे वहाँ से भी कैलकुलेट करके, ठीक है। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, तो आपको कम करना पड़ता। वैसे ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। 0 संडे, 1 मंडे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसिडर 2 स्टेटमेंट्स एंड 4 कंक्लूजन। सम ग्रीन्स आर ब्लू, some greens are blue, some blues are black, some blues are black। अब ऐसा भी हो सकता है, स्टेटमेंट को ऐसे भी बना सकते हैं, some greens are blue, और ये भी तो बन सकता था black, ये blue, तो ये दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकता है। अब क्या है, कंक्लूजन की बात करते हैं। some greens are black, ये नहीं भी हो सकता है अगर इस कंडीशन को आप देखो तो ये कंक्लूजन 1 नहीं हुआ। नो ग्रीन इज ब्लैक, ये भी नहीं कहा सकता, हो सकता है अगर इस टाइप का डायग्राम होगा तो ये भी नहीं होगा। ऑल ग्रीन्स आर ब्लैक, ये भी नहीं होगा। ऑल ब्लैक्स आर ग्रीन, ये भी नहीं होगा। तो जो डायग्राम हमारा जो पॉसिबिलिटी है, या तो ऐसे बनेगा नहीं तो ये डायग्राम बनेगा। तो इसमें क्या है, कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करा, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 नॉर 3 नॉर 4 फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द सीक्वेंस 2 7 22। इसमें क्या होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, इंटू 3 + 1 है, 2 3 जा 6 + 1, 7 3 जा 21 + 1, 22 3 जा 66 + 1, 67 3 जा 201 + 1, ठीक है ना। तो 202 3 जा 606 + 1, तो 607 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जय एंड बीरू स्पेंट इक्वल अमाउंट ऑफ मनी टू बाई सम पेन्स एंड स्पेशल पेंसिल ऑफ द सेम क्वांटिटी भी है और इक्वल अमाउंट भी है। खरीदना क्या क्या है, पेन्स और पेंसिल, और सेम स्टोर भी है, तो प्राइस भी चेंज नहीं होना है। इफ, ठीक है। अब इफ जय बॉट क्या है, 3 पेन एंड 5 पेंसिल, ठीक है। तो जय क्या खरीदता है, 3 पेन + 5 पेंसिल, ठीक है। विजय क्या करता है, बॉट 2 पेन + 7 पेंसिल, ठीक है। अब क्या है, इफ जय बॉट, ठीक है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो दोनों के पैसे सही है, तो मान लेते हैं कि 3 पेन + 5 पेंसिल, आप XY भी मान सकते हैं, मैं ऐसे डायरेक्ट लिखता हूँ कि कॉस्ट 2 पेन + 7 पेंसिल के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, एक पेन का कॉस्ट इज इक्वल टू 2 पेंसिल का कॉस्ट, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम लोग, अब पेंसिल कॉस्ट मोर देन अ पेन, नहीं, पेन कॉस्टली होगा ना, एक पेन की कॉस्ट में 2 पेंसिल आप खरीद सकते हो, तो ये गलत हो गया। द प्राइस ऑफ ए पेंसिल इज इक्वल टू दैट ऑफ पेन, नहीं, दोनों इक्वल भी नहीं है। द प्राइस ऑफ ए पेन इज 2 टाइम्स दैट ऑफ द पेंसिल, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी स्कोर्ड 40 मार्क्स मोर देन क्यू। पी को जो स्कोर आया है वो 40, ठीक है ना, क्यू से। तो मान लेते हैं कि पी को जो मार्क्स आया है, पी मार्क्स आया है, और क्यू को क्यू मार्क्स आया है। तो पी को जो मार्क्स आया है क्यू से 40, ठीक है। अब क्या है, ठीक है, इन एग्जाम्पल इफ क्यू स्कोर 10% लेस मार्क देन पी, अगर क्यू को पी से 10% कम मार्क्स आए हैं, ठीक है, तो अब ये हो गया। अब इसमें जस्ट वैल्यू रखनी है, सो पी इज इक्वल टू पी, क्यू की जगह पे ये रख दें +40, ठीक है। तो P - 0.9 P इज इक्वल टू 40, सो 0.1 P इज इक्वल टू 40, सो P की मार्क्स जो होंगे वो 400। अच्छा, Q का स्कोर पूछ रहा है, तो Q की कितनी हो जाएंगी, 360, सो Q की मार्क्स हो जाएगी 360। आप XY भी मान सकते थे, मैंने P के मार्क्स को P माना, Q के मार्क्स को Q माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन P आस्क वन ऑफ हिज 3 फ्रेंड्स X एज टू हाउ मच मनी ही हैड, X रिप्लाई। ए पर्सन, P नाम का एक पर्सन है, वो अपने एक दोस्त X को कहता है कि भाई तुम्हारे पास कितने पैसे हैं,
ठीक है, ऑफ 3 फ्रेंड्स एक्स एज टू हाउ मच मनी ही हैड। ठीक है, तो एक्स ने कहा कि इफ वाई गिव मी 40 रुपीज़, अगर वाई मुझे 40 रुपये देगा, ठीक है, अगर वाई मुझे 40 रुपये देगा, देन वाई, ठीक है, वाई विल हैव हाफ ऑफ एज मच एज जेड, तो जेड के पास जैसा पैसा होगा उसका आधा होगा, ये बताया उसने। इफ एक्स रिप्लाइड इफ वाई गिव मी 40 रुपीज़, मतलब क्या हुआ, ओके, सो वाई के पास जो होगा, ठीक है ना, एक्स के पास मान लेते हैं कि शुरू में 100 रुपया रहा होगा, ठीक है, अब उसमें 40 रुपया दे रहा है, ठीक है ना, अगर एक्स अब 40, ओके, सो ओके, एक्स के पास x रुपये है, वाई के पास मान लेते हैं y रुपये है और जेड के पास जेड रुपये है, ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि x y के क्या होगा, ठीक है ना, x कहता है कि इफ़ y गिव मी 40 रुपीज़, मतलब x को क्या करेगा, 40 रुपया दे देगा, कौन देगा, तो y के पास क्या बचेगा, y माइनस 40, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देन y विल हैव हाफ ऑफ एज मच ऑफ z, इसका मतलब तो y माइनस 40 इज इक्वल टू जेड बाई 2, यही होगा। अब बट इफ़ जेड गिव्स मी 40 रुपीज़, लेकिन x कहता है कि अगर हमें जेड 40 रुपया दे दिया तो x के पास तो 40 ही होगा, है ना, जेड के पास क्या हो जाएगा, जेड माइनस 40, तो क्या होगा, देन 3 ऑफ अस विल हैव इक्वल अमाउंट, तब अच्छा y का तो इसमें कुछ होगा नहीं, है ना, तो तीनों के पास इक्वल अमाउंट होगा, ठीक है, तो x प्लस 40 इज इक्वल टू जेड माइनस 40 और इज इक्वल टू वाई, है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू जेड माइनस 40, ठीक है, और ये हो जाएगा 2y माइनस 80 इज इक्वल टू जेड, ठीक है, और ये y प्लस 40 इज इक्वल टू जेड, ठीक है, सो माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल, ये y और माइनस 120 इज इक्वल टू 0, सो y 120, तो z के पास y की वैल्यू 120 हो गई, तो y का वैल्यू 120 हो गया, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 160, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 120, ठीक है, x के साथ में इसकी रिलेशन अगर हम बात करें तो यही होगा ना, x प्लस 40 इज इक्वल टू y 120, तो x के पास में 80 रुपीज़ हो जाएगी, तो x के पास 80, y के पास 120 और z के पास 160, टोटल मिला के कितने हो गए, 360, ठीक है ना, तो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट एक्स वाई जेड हैव, सो 360 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए कोड लैंग्वेज, मैथमेटिक्स को लिखा गया है LBSID ऐसे करके लिखा हुआ है, तो अब बोल रहा है कि केमिस्ट्री को कैसे लिखा जाएगा, तो पैटर्न देखते हैं हम लोग। अब देखिए LM, फिर A का B, फिर S का T, मतलब एक बढ़ रहा है एक घट रहा है ना, तो पहला जो है माइनस M से पहले वाला, फिर A के बाद वाला, फिर T से पहले वाला, तो ऐसे चल रहा है, तो अब C से पहले वाला क्या होगा, B, ठीक है, H के बाद वाला क्या होगा, I, E से पहले वाला क्या होगा, D, M के बाद वाला क्या होगा, N, सो BIDN वाला एक ही है, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइम्स डू द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक मेक एन एंगल 180 डिग्री विथ ईच अदर, ठीक है। अब अगर इसकी वैसे तो आप ऐसे बना सकते हैं कि 7 बजे के समय में, ऐसे तो आप ऐसे क्वेश्चन से ऑप्शन से ही बना सकते हैं, ये 6, 12, 3, 9, तो 7 बजे के समय में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 180 डिग्री बनाएगा, तो ये तो गलत हो गया। 7:05 पे बात करें तब भी नहीं बनाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा इधर आ जाएगा, ठीक है, तो 5 पे भी नहीं बनाएगा, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं तो ये जो बनाएगा, अगर हम लोग ऐसे बनाते हैं तो 7:05 से 7:10 के बीच में बनाएगा, मतलब थोड़ा ये इधर होगा और ये भी तो थोड़ा इधर होगा 10 मिनट में, तो इसी ये आंसर होगा। तो ऐसे तो डायग्राम से आप सॉल्व कर सकते हो।
बट अगर आपको ऐसा करना है कि इसको हमको पूरे ट्रिक से सॉल्व करना है कि कितने होंगे, ठीक है, तो इसकी ट्रिक जो है वो क्या है, बिटवीन, जैसे मान लेते हैं n ओ क्लॉक, ठीक है, n बजे, है ना, और n+1 के बीच में 180 डिग्री कितने पे बनाएगा, मतलब 7 से 8 के बीच में, ऐसे हो गया, ठीक है ना, n ओ क्लॉक के बीच में, ठीक है। तो n से n+1 मतलब 7 से 8 के बीच में कब 180 डिग्री बनाएगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इसमें एक चीज़ है, एक फॉर्मूला है 5n - 30 × 12/11, है ना, ठीक है, मिनट पास्ट n, मतलब n बज करके इतने मिनट पे ये होता है। ये जब n की वैल्यू 6 होती है, मतलब 6 से ज़्यादा होती है तो, और 6 से कम होगा, मतलब 1 बजे 2 बजे अगर आप ऐसा पूछ रहे हो तो क्या हो जाता है 5n + 30। आई एम नॉट गोइंग टू प्रूव दिस, आप याद रख सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, पास्ट n। अब हमारे 7 बजे पूछ रहा है, मतलब 6 से ज़्यादा है, तो 5 × 7 - 30 × 12/11 कितने बज के, 7 बज के, मिनट, इतना मिनट, पास्ट 7, 7 बज के इतने मिनट पे। अब 35 - 360/11, तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, ओके, तो पहले नहीं, गलत कर दिया हमने, क्योंकि 5n - 30, पहले इसको कैलकुलेट, ब्रैकेट को कैलकुलेट करेंगे तो 5, ठीक है, मिनट, 5 × 12/11 मिनट पास्ट 7 ओ क्लॉक, तो क्या हो जाएगा 60/11, है ना, मिनट पास्ट, ठीक है ना, 7। तो ये क्या लिख सकते हैं, 5 बज के 5 मिनट, मतलब 7 बज के 5 मिनट से पास्ट 7, मतलब 7 बज के 5 मिनट से थोड़ा ज़्यादा, यही होगा। तो 7 बज के 5 मिनट से 7 बज के 10 मिनट पे, ये डायग्राम से भी बन जाएगा, दिख जाता है, ठीक है, बट दिस वन इज द ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ऑफ 90 क्वेश्चन 5 मार्क्स आर अलॉटेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, 2 मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। आफ्टर अटेम्प्टिंग ऑल द 90 क्वेश्चन, टोटल 90 क्वेश्चन है, स्टूडेंट गेट अ टोटल ऑफ 387 मार्क्स। एक स्टूडेंट को आता है 387 मार्क्स, ठीक है। तो मान लेते हैं, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ इनकरेक्ट, तो मान लेते हैं कि इनकरेक्ट नंबर, रिस्पॉन्स जो थे वो थे x नंबर, ठीक है। तो करेक्ट कितने हो गए, टोटल 90 क्वेश्चन है, तो 90 - x, तो जो करेक्ट होंगे उसमें कितने मिल रहे हैं, 5 नंबर, और डिडक्ट हो रहे हैं कितने, 2 नंबर जितने इनकरेक्ट है, टोटल मिल रहे हैं 387, है ना। तो 450 - 5x - 2x = 387। सो 450 - 387 = 7x, तो x की जगह पे क्या हो जाएगा, 450 - 387 कितने हो जाएंगे, 63/7, तो क्या हो जाएगा 9, मतलब 9 इनकरेक्ट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग एडिशन प्रॉब्लम। नाउ 3p 4p 5pp, अब ये क्या है कि अगर हम इनको ऐड करेंगे तो p + p + p + p, तो 4p, लेकिन 4 बार p को एडिशन करना या मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना, 4 बार p को ऐड करने पे हमें क्या आना चाहिए, लास्ट में 2, ठीक है। तो 4 × p, लास्ट में 2 आना चाहिए। तो ये कब आएगा, या तो 4 बार क्या होगा, 3 होगा, 3 होगा तो 12 आ जाएगा, या तो 4 टाइम, मतलब इसकी जगह पे 3 होगा, या क्या हो सकता है 8 होगा, तब भी 8 4 जा, तो ये 30, लास्ट में 2 आ जाएगा। क्लियर। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल सच पॉसिबल, क्या क्या हो सकता है, तो या तो 3 होगा या 8 होगा। अगर 3 होगा तो क्या होगा, 33 + 43 + 33 + 33, ठीक है। तो इसकी जो सम होगी 33 और 33, तो ये हो गया 99, और +43 तो 142, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा है, अगर 8 होगा तो क्या होगा, 48 38 48 88 + 88, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी सम करेंगे 38 48 88 88, तो ये हो जाएगा 262। अब अरिथमेटिक मीन पूछ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अरिथमेटिक मीन पूछ रहा है, ठीक है ना। ओके, पी क्यू आर डिफरेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को ऐड कर दो, 4
304 नहीं 404, तो ये इसको अगर करेंगे तो 202 आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी क्यू इंटू 3 इज इक्वल टू आर क्यू क्यू, वेयर पी क्यू एंड आर डिफरेंट डिजिट। ठीक है, तो पी प्लस आर डिवाइड बाई क्यू। अब क्या है, पी क्यू कोई भी नंबर उसमें 3 से मल्टीप्लाई किया है और वही नंबर आया है। ठीक है, क्यू। तो ये कब होगा, जैसे आप सोचिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये डिफरेंस हुआ। 3 से अगर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, अंतर है। 3 से 4 में करेंगे तो 12 आ जाएगा, अंतर है। 3 से अगर 5 में करते हैं तो 15 आएगा, मतलब 5 ही एक ऐसा डिजिट है जो यहाँ पे अगर रहेगा तो यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, तो Q की जगह पे 5, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है ना। सो P5 है ना इंटू 3 इज इक्वल टू R5। अब 2 बार 5 है। ठीक है, तो कौन से नंबर P के जगह पे क्या होगा। ठीक है, जिसमें 2 बार 5 आएगा, तो आप अगर कोई नंबर रख सकते हैं तो आप सोचिए इसमें कैसे क्या हो सकता है। अगर हम लोग, ठीक है ना, 3 डिजिट में आ रहा है तो इसका मतलब 85 अगर रखते हैं, 85 इंटू 3 तो ये होती है 255। ठीक है, सो P की वैल्यू हो गई 8, Q की वैल्यू 5 और R की वैल्यू 2। तो P प्लस R मतलब 8 प्लस 2 10 डिवाइड बाई Q 5, तो हो गया 10/5 इट्स 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर 3 पॉइंट्स P, Q एंड R ऑन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट PQ QR का जो है वो 3/5 है। इफ n इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ PQ रेशियो PR, देन व्हाट इज द n इक्वल टू। वैसे तो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं तो स्ट्रेट लाइन है ना, PQR ऑन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट PQ और QR का रेशियो 3/5 है। तो या तो PQR ऐसे हो जाएगा, है ना, PQ। सो ठीक है, या तो ऐसे होगा या तो ऐसा भी हो सकता है। सो Q ओके R और P कहीं पे 1 मिनट, P कहीं यहाँ पे अगर हो जाएगा, ठीक है, तो ओके। सो एक कंडीशन तो ऐसा बन सकता है PQR में 3/5 में, या एक कंडीशन ऐसा बन सकता है, क्या बन सकता है कि P Q और R यहाँ पे हो जाए। ठीक है, क्योंकि हमें बताया नहीं हुआ है तो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू है तो 2 हो जाएंगे, है ना। PR की वैल्यू PQ माइनस QR। ठीक है, सो यहाँ पे अगर बात करें तो क्या हो जाएगा PQ, ठीक है 3, PQ क्या हो जाएगा 3 और PR क्या हो जाएगा 8। ठीक है, x 3x प्लस 5x मान लेते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये होगा तो PQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये पूरी 3 इंटू 5 समझ लीजिए 3x, है ना, कुछ भी हो सकता है। और PR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, PR की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 3, तो 2x। ठीक है, तो या तो 3x/8x हो जाएगा या PQ 3x/2x होगा, यही होगा। ठीक है, तो 2 ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन अ चेस बोर्ड इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 6 consecutive स्क्वायर्स बी चूजन ऑन द डायगोनल्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। अब होगा क्या, इसमें टोटल डायगोनल में कितने होंगे, 8 consecutive स्क्वायर होंगे। ठीक है ना, तो 6 चूज करना है, तो अब 6 कोई भी चूज कर सकते हैं ना। तो अगर मान लेते हैं 6 को एक बक्से में, 6 को एक जगह रख लिए, है ना, तो बाकी कितने बचे, 6 के रख लिए तो 2 और बच रहे हैं। ठीक है ना, तो एक बक्से में अगर 6 स्क्वायर को बंद कर देते हैं तो टोटल कितने हो गए। अब वो 6 कहीं भी जाएगा तो जाएगा, या तो यहाँ जाए या तो यहाँ जाए या तो यहाँ जाए, है ना, और बाकी जो 2 है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, तो 3 में 3, ठीक है ना, C हो गया ना। ठीक है, सो कितने हो जाएंगे यहाँ पे। अब मान लेते हैं कि ये चेस बोर्ड है तो इसमें 2 डायगोनल हो जाएंगे, तो इसमें 8 होंगे टोटल। ठीक है, तो 8 में से कोई भी 6 चूज करने हैं एक बार में, तो 3 कम्बिनेशन हो जाएगा, 3 में से 1। लेकिन चूंकि 2 डायगोनल है तो दोनों में, इसमें भी तो चूज किया जा सकता है,
तो 6 को हम लोगों ने एक जगह रख लिया, तो बाकी जो कम्बिनेशन बनेगा वो 3 में से कोई भी एक। ठीक है, अब ये 6 चूज कर लेंगे या इसके ये 6 चूज करेंगे, है ना। मान लेते हैं कि ऐसा है। ठीक है, 8 हो गए। तो आप ऐसा कर सकते हो, क्या कर सकते हैं, या तो पहला 6 चूज कर लिए, एक तरीका हुआ, या दूसरा 6 चूज कर लिए। ठीक है, या तीसरा 6, क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव चूज करना है ना। तो 3 तरीका हुआ, लेकिन 2 डायगोनल है तो 6 तरीका। वैसे देख के भी आंसर आप इसको बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द सीरीज ए बी। इसमें तो आप सबसे बेस्ट है कि आप रख के देख लीजिए, ठीक है ना, कि क्या होगा। ठीक है, सारे अगर वैल्यू रख दोगे तो उसमें कम टाइम लगेगा। जैसे कि ए बी ए ए, फिर क्या होगा, ए बी ए ए। ठीक है, तो ए, ओके सो डिड सम मिस्टेक, ए बी। इस क्वेश्चन में सबसे बेस्ट है कि आप वैल्यू रख के देख लें। ठीक है ना, तो ये हमारा, अगर यहाँ पे आप ए बी रखते हैं तो कैसे कैसे टर्न बन जाएगा, आप ये देखिए, ए बी ए बी, ए बी ए। ठीक है, ए बी ए। ठीक है, फिर है ए बी, ठीक है ना, ए बी, ठीक है, ए बी बी। ठीक है, सो ए बी ए बी, यही टर्म बन रही है। आप देख लीजिए, ए बी ए बी। ठीक है, तो ऐसे आप रख के देख सकते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन ये होता है, आप वैल्यू रख के देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग 22333 एज ए डिजिट हाउ मेनी डिस्टिंक्ट नंबर ग्रेटर देन 30,000 बनाना है हमें। अब क्या है इसमें, अब क्या है, 30,000 है तो 5 डिजिट, ओके 5 है, तो यहाँ तो 3 फिक्स हो गया। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, 2233 में से कोई भी हो सकता है। तो अब क्या हो गया, टोटल जो प्रोसेस हो गया, फैक्टोरियल 4 बाई 2 बार 2 है तो उसको डिवाइड करेंगे आपको, और ये 2 बार 3 है तो ये हो जाएगा। तो अब इसको अगर सॉल्व करते हैं, क्योंकि द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एनी एन ऑब्जेक्ट है ना, उसमें एक पी टाइप सा अलाइक है, तो हम लोग क्या करते हैं, फैक्टोरियल n बाई जो अलाइक है उसको फैक्टोरियल में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये हो गया 432 डिवाइड बाई 2, सो इट्स 6 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर कैन बी 100। क्या हो सकता है ऐसा, 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर का सम 100 हो सकता है कि नहीं। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मान लेते हैं कि 5 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर कौन कौन है, x प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 4 और इज इक्वल टू 100 होगा कि नहीं हम देखना है। तो ये हो जाएगा 5x और 4 3 7 2 9 1 10 इज इक्वल टू 100। सो 5x इज इक्वल टू 90, सो x इज इक्वल टू 18। सो 18 प्लस 19 प्लस 20 प्लस 21 प्लस 22 अगर हम लोग करते हैं तो हो जाता है 100। तो पहला सही है। ठीक है ना, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर कैन बी इक्वल टू देयर सम, मतलब कह रहा है कि x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस x1 एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 होगा। ठीक है, ये बोल रहा है। अब मान लेते हैं इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4। ठीक है, अब इसमें हम लोग कुछ नंबर रख के देखते हैं। ठीक है, अब इसमें आप सबसे बढ़िया है कि 1 2 3 ले लीजिए। तो 1 2 3 का सम क्या हो जाएगा 6 और इसका मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगा 6। तो ऐसा हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। सो द आंसर इज बोथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्यूबिकल वेसल ऑफ साइड 1 मीटर। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे हैं, पिछले साल भी पूछे थे 2020 में। इज फिल्ड कंप्लीटली विथ वाटर, हाउ मेनी मिली लीटर्स ऑफ वाटर इज कंटेंट इन इट। ठीक है, वेसल की थिकनेस को हमको निगलेक्ट करना है। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है वो होता है साइड का क्यूब। ठीक है, सो 1 मीटर क्यूब अगर बात करें, 1 मीटर साइड है तो इसका क्या हो जाएगा, अगर वॉल्यूम बात करें तो 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। सो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000
लीटर। सो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ओके, सो 1 मीटर क्यूब को हम लोग को कन्वर्ट करना है। वॉल्यूम का पूछ रहा है, हाउ मेनी मिलीमीटर ऑफ वाटर कंटेंट, तो 1 मीटर क्यूब का हो जाएगा 1000 लीटर, ठीक है, और 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। सो 1000 इंटू 1000 मतलब 10⁻6 मिलीलीटर 1 मीटर क्यूब में हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर और 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देयर आर 6 पर्सन अरेंज्ड इन अ रो, another person has to shake hand with 3 of them so that he should not shake hands with 2 consecutive person। ठीक है, 6 लोग खड़े हैं रो में, है ना, 6 लोग खड़े हैं, ठीक है। अब एक पर्सन को 3 लोगों से हाथ मिलाना है, लेकिन 2 कंसेक्यूटिव पर्सन से नहीं मिलाना है, ठीक है। सो इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन कैन द हैंडशेक कितना टाइम्स, कितने तरीके से हो सकता है। अब क्या है, कहीं से भी अगर आप देंगे तो क्या हो जाएगा, सो 4 में से, जैसे इसको, ठीक है, इसको एक बंदा को किसी को हाथ मिलाना है, 6 पर्सन अरेंज इन अ रो, कोई दूसरा पर्सन आता है जिसको हैंडशेक करने हैं, ठीक है, तो इससे करेगा, इससे नहीं करके फिर इससे कर लेगा, फिर इससे नहीं करके इससे कर लेगा, ठीक है, या तो इससे करेगा, इससे करेगा और इससे करेगा, है ना, तो इस तरह से वे बनेंगे। तो 4 में से 3 कोई भी लोग को सेलेक्ट करनी है, ठीक है, ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। 4C3 हुआ, ये 6 है ना, 6 में से अगर इससे मिलाएगा तो इसको इससे नहीं मिलाएगा, फिर इससे मिलाएगा, फिर इससे नहीं मिलाएगा, फिर इससे मिलाएगा, ठीक है ना, तो इससे करके कितने 4C3 जो वैल्यू होती है वो 4 होती है, तो 4, ठीक है ना, कम्बिनेशन ऐसा हो सकता है जिसमें कि वो हाथ मिलाएगा, ठीक है। अब पहले से मिलाया ही नहीं, ठीक है, तो इससे मिलाएगा, ठीक है, फिर इससे नहीं मिलाएगा, फिर इससे मिलाएगा, तो ये जो कम्बिनेशन होगी, है ना, तो इस दोनों को हम हटा देते हैं, ठीक है, इस दोनों के से नहीं मिलाएगा ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो आप कैसे कैसे कर सकता है, अब ये 4 बचा हमारा, तो अब इसमें से किसी से भी पहले मिला सकता है और किसी से भी बाद में, ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, 4 वेज हो जाएंगे, 4C3, 4 में से कोई भी 3 चूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन अमाउंट ऑफ मनी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ABC इन द रेशियो PQR, तो A का शेयर कितना हो जाएगा, P/P + Q+R, B का शेयर क्या हो जाएगा, Q/P + Q+R, और C का शेयर क्या हो जाएगा, R/P + Q+R, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है A गेट द मैक्सिमम शेयर इफ P इज ग्रेटर देन QR। अब शेयर ज़्यादा कब होगा, अब इसमें क्या, शेयर तभी ज़्यादा होगा, जिसका शेयर ज़्यादा होगा उसका न्यूमिनेटर ज़्यादा होगा, ठीक है, या डिनोमिनेटर कम होगा, तभी होगा। तो अब ये बोल रहा है A गेट मैक्सिमम शेयर इफ P इज ग्रेटर देन Q+R, Q+R से अगर ज़्यादा P होगा, ठीक है, तो न्यूमिनेटर ज़्यादा होगा, तो ये सही है। C गेट द मिनिमम शेयर इफ R इज लेस देन P + Q, ठीक है, तो R इज लेस देन, ठीक है ना, P + Q से कम होगा, तो उससे कुछ नहीं होगा, R छोटा हो गया, न्यूमिनेटर छोटा हो गया, तो ये होगा, और ये R + PQ, ठीक है, तो ये हम लोग कह नहीं सकते हैं कि हो सकता है कि इफ R इज लेस देन P + PQ, तो R लेस देन P भी हो सकता है, R लेस देन Q भी हो सकता है ना, बट ये श्योरली नहीं कह सकते कि R लेस देन P होगा या Q होगा, है ना, क्योंकि P + Q जो है सो हमें बोल रहा है ये, ठीक है, तो ये श्योरली नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पाई डायग्राम शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन, water and other dry elements in the human body, given that protein 16% and water 70%. If both protein and the other elements corresponds to P%, then what is the central angle of the sector representing P on the pie diagram? अब मान लेते हैं कि प्रोटीन, वाटर और ड्राई एलिमेंट, तो ये तीनों मिलाकर कितने होंगे, प्रोटीन, ठीक है ना, वाटर और ड्राई एलिमेंट, ये मिलाकर के होगा 100%। अब हमें क्या बोला जा रहा है, ठीक है ना, तो प्रोटीन कितना है 16%, वाटर कितनी है 70%, तो ड्राई एलिमेंट कितनी हो जाएगी, इट्स 86, तो 14%। अब क्या है, तो P% कितना हो जाएगा, P हो जाएगा 14%। अब हमसे पूछा जा रहा है 14%, ठीक है, अब बोल रहा है कि P
अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंट पी, है ना। पी क्या है, इफ बोथ द प्रोटीन एंड द अदर ड्राई एलिमेंट्स, प्रोटीन और ड्राई एलिमेंट ये मिला करके पी परसेंट होता है, मतलब 30% हो गया। तो 30% कितना एंगल बनाएगा, टोटल एंगल कितनी होती है 360, है ना। तो 360 का 30%, ठीक है, तो कितना एंगल हो जाएगा, इट्स अ 108 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जोसेफ विजिट द क्लब ऑन एवरी 5th डे, हर्ष 24th डे और सुमित 9th डे, ये विजिट करता है, ठीक है। इफ ऑल 3 ऑफ देम मेट एट द क्लब ऑन ए संडे, ठीक है, संडे को मिलता है, देन ऑन विच डे विल ऑल 3 ऑफ देम मीट अगेन, तो फिर कब मिलेगा। सो 5, 24 इस टाइप के क्वेश्चन बनाए हैं। 9 का अगर एलसीएम लेते हैं आप, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इट्स अ 360, ठीक है। तो अगर संडे को मिला तो अब फिर 360 दिन के बाद मिलेगा, है ना, ठीक है। तो 360 दिन में कितने होंगे, 51 × 7, 7 दिन बीतेंगे, प्लस 3 ऑड डे होंगे, है ना। तो 357वां दिन क्या होगा, 7 × 1 = 7, 357th डे जो होगा वो संडे होगा, बट मिलेगा 3 दिन के बाद, मतलब मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को वो मिलेगा। 360वां दिन वेडनेसडे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिफरेंस बिटवीन अ 2-digit नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ द डिजिट इज 54। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सॉल्व किया है हमने, ठीक है। सो अगर मान लेते हैं कि 10x + y - 10y - x, ठीक है, ये 10y + x होगा = 54, ठीक है। सो 10x क्या हो जाएगा इसमें, 10x - x विद 9x - 9y = 54, सो x - y = 6, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द 2 digit ऑफ द नंबर कैन बी डिटरमाइंड ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 digit इज नोन, ठीक है। अब क्या होगा, ठीक है, प्रोडक्ट्स ऑफ द डिजिट जानने से, है ना, कैसे पता चल सकता है, नहीं पता चल पाएगा। द सम ऑफ द 2 digit ऑफ द नंबर कैन बी डिटरमाइंड, सम ऑफ द 2 digit ऑफ द नंबर्स कैन बी डिटरमाइंड ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 digit नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट जानने से नहीं होगा। जैसे पी इंटू क्यू का दिए हुआ है अगर, तो p + q हम नहीं जान सकते जब तक कि इसकी रेशियो नहीं पता होगी, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया वैसे ही। द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द 2 digit ऑफ द नंबर कैन बी डिटरमाइंड, देख लीजिए आप, डिटरमाइन कर पाएंगे, x - y = 6, सो द आंसर इज 2 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, x सेड टू y, x ने y से कहा, एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, आपके जन्म के समय, आई वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट, आज जितनी आपकी उम्र है उसकी 2 गुना में था। सो अगर x की उम्र अभी प्रेजेंट में 42 है, ठीक है, देन कंसिडर द फॉलोइंग। अब मान लेते हैं कि, ठीक है ना, x सेड टू y को कहता है, तो x का प्रेजेंट एज जो है वो कितनी है 42। तो मान लेते हैं कि y की, है ना, प्रेजेंट एज कितना है y, ठीक है, और x का प्रेजेंट एज तो पता ही है, x का प्रेजेंट एज जो है बता ही दिया है 42। अब क्या है कि इसमें क्वेश्चन क्या है, एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, मतलब जन्म के समय में, इसका मतलब 22 ईयर पहले, प्रेजेंट एज y है तो 22 साल पहले, है ना, आई वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज यू आर प्रेजेंट, ठीक है। तो 22 साल पहले मतलब अभी तो 42 है, बट 22 साल पहले मतलब जब आपका जन्म नहीं हुआ था, तो हमारे जो अभी जो आपकी उम्र है उसकी 2 हुई है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 14 ईयर्स, मतलब अभी आपकी उम्र कितनी है 14, ठीक है। y प्रेजेंट एज ऑफ y की प्रेजेंट एज है 14। अब क्वेश्चन पूछ रहा है 8 साल पहले द एज ऑफ x वाज 5 times द एज ऑफ y, 8 साल पहले, ठीक है, इसकी कितनी होगी 42 है तो 8 साल पहले 34 होगी, है ना, और 34 5 का तो किसी गुना होगा ही नहीं कभी, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 तो ऐसे ही गलत हो गया, है ना। 5 times द एज ऑफ y, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। 34 5 किसी चीज़ कोई ऐसी मल्टीप्लिकेशन जिसमें 5 से मल्टीप्लाई करने पे 34 आ जाए, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। और 8 साल पहले y की कितनी हो जाएगी 6 साल, तो 6 पंचे 30 होती है, 34 है, तो ये तो गया। आफ्टर 14 साल, 14 साल के बाद मतलब इसकी एज हो जाएगी x की 56 और इसकी कितनी हो जाएगी
28, ठीक है। तो x वुड बी 2 टाइम्स दैट ऑफ एज, ये सही है। सो बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाई 20%, देन द न्यू प्राइस इज इंक्रीज बाई 25%, देन व्हाट इज द नेट चेंज इन द प्राइस। ठीक है, किसी आर्टिकल की प्राइस है ना, मान लेते हैं 100 रुपये था, अब 20% डिक्रीज करने के बाद वो हो गया 80 रुपया। अब बोल रहे हैं कि इसको 25% इंक्रीज कर दो, तो 25% इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा, ओके 2 4 जा 5 25 100, ठीक है। तो नेट 20% डिक्रीज करने के बाद 25% इंक्रीज कर देंगे तो क्या प्राइस हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा, 0%, कोई चेंज प्राइस में नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ सर्टेन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 7 द प्रोडक्ट इंटायरली कंप्राइजेज 111। तो आप 7 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, इसमें कुछ भी है नहीं, ठीक है। इसमें आप 7 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो और वो सबसे आसान वे है। जैसे 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 2 7 1 जा 7 9, तो ये गया। अब 7 3 जा 21 का 1 बचा 2, 7 दूना 14 और 2 16, ये भी गया। 7 3 जा 21 का 1, 7 8 जा 56 और 1 57 गया। 7 3 जा, अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 जा 21 बचा 2, 7 7 जा 49 और 2 51 बचा 5, 8 7 जा 56 और 5 61 बचा 1 6, 7 5 जा 35 और ये 41 और ये 11। सो द आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन कंप्लीट 7/8 ऑफ जॉब इन 21 दिन। 7/8 जॉब जो है वो 21 दिन में कर लेता है ना। हाउ मेनी मोर डेज विल इट टेक हिम टू फिनिश द जॉब इफ क्वांटम वर्क इज फर्दर इंक्रीज बाई 50%। और जो है काम 50% काम इनका बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए टोटल कितने टाइम लगेंगे। अब 21 दिन में देखिए x मान लेते हैं टोटल वर्क रहा होगा x यूनिट, तो उसका 7/8 करते हैं 21 दिन में, तो x कितने दिन में करेंगे, 21 इंटू 8/7 विच इज 24 दिन में ये पूरा कंप्लीट करेगा, ठीक है। अब क्या कर रहा है, तो जॉब इफ क्वांटम वर्क इज फर्दर इंक्रीज बाय 50%, ठीक है। तो टोटल कितने दिन लगेंगे इनको, ठीक है। तो 3 दिन लगे, 3 दिन में तो ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, है ना, ठीक है। हाउ मेनी मोर डेज पूछ रहा है ना, कितने और ज़्यादा दिन लगेंगे। और 24 दिन में पूरा काम होगा तो 12 दिन में आधा काम होगा, तो 3 दिन तो पहले जो काम है उसको कंप्लीट करने में लगेगा और 12 दिन 50% जो बढ़ा दिया उसको काम कब लगेगा, तो टोटल कितने लगेंगे, 15 डेज, ठीक है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है, CSAT 2021 पेपर, ठीक है। तो दिन पे दिन थोड़ी सी पेपर लेंथी होती जा रही है, तो आप प्रैक्टिस करके जाओ। प्रीवियस ईयर के टाइप के बहुत क्वेश्चन है, वॉच पे डाइस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, परसेंटेज पे, प्रॉफिट लॉस पे, ठीक है। और डेट पे 2 3 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं एक एक इसमें, ठीक है। तो उस पर ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2022 की पेपर सॉल्व करेंगे।